दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर ID सिंह आप लोगों के सामने हूँ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उससे जो सिविल सर्विस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं। तो इसको लेकर के हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया था कि जो क्वेश्चंस आते हैं सिविल सर्विस में उसको दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो पार्ट है जो डिवाइड किया सकता है वो है डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसको कि अधिकांश किताबों में आपको इसका आंसर नहीं मिलता है और डिस्कवरी से लेकर के क्वेश्चंस सिविल सर्विस की एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए। तो डिस्कवरी कैसे हुई और इसके बाद फिर एक्सकेवेशन का पार्ट आता है कि हाउ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द एक्सकेवेटेड। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को दो पार्ट में बांटने का मतलब कि जो पढ़ने का सही तरीका है कि दो पार्ट में इसको बांटा जाए। पहला इसकी डिस्कवरी कैसे हुई और डिस्कवरी में किन किन लोगों का महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है या योगदान है। सेकेंड जो पार्ट आता है इसके एक्सकेवेशन यानी खुदाई को लेकर के आता है। तो खुदाई का जो क्वेश्चन है कि सबसे पहले आपको पता है कि 1921 में हड़प्पा की खुदाई की गई थी, इसके बाद फिर मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनकी एक्सकेवेशन या उनकी खुदाई की गई थी। तो पूरे सेगमेंट को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। पहला इसकी डिस्कवरीज कैसे हुई और इसके बाद इसकी खुदाई कैसे हुई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इसमें बहुत से लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और भारत की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। मैंने आपको इसके पहले बताया था कि इसके पहले ये माना जाता था कि मेसोपोटामिया जो है विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। इसके बाद इजिप्ट को माना जाता था और तीसरा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को माना जाता था। लेकिन जो लेटेस्ट जो रिसर्च हुए हैं, जो खोज हुई है, उस रिसर्च में ये क्लियर हो गया है कि जैसे राखी गढ़ी की खुदाई हुई तो राखी गढ़ी के एक्सकेवेशन से यह पूरी तरीके से यह तथ्य स्थापित हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता ही विश्व की एक प्राचीनतम सभ्यता है। तो इस प्रकार से अब क्रम बदल गया। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है, इसके बाद मेसोपोटामिया है और इसके बाद इजिप्ट। तो इस प्रकार से इस कालखंड में जो भारत का इतिहास है, संस्कृति है, हमारी कल्चर है, इसको एक नया आयाम देने में सिंधु घाटी सभ्यता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका एक आपको याद रखने की जरूरत है कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको वैदिक कल्चर से अलग अलग करके देखने की परंपरा है। लेकिन नवीन शोधों के द्वारा जो न्यू रिसर्चेस हुए हैं उस रिसर्च के द्वारा ये प्रूव हो गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता और आर्यन जो कल्चर थी, इसे वैदिक कल्चर कहा जाता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। उसका रीजन ये था कि हालांकि दोनों में कुछ डिफरेंस भी दिखाई पड़ता है। तो जो सिविल सर्विस के जो लोग मेंस लिखते हैं या जो लोग जीएस के बहुत से सेगमेंट को डील करते हैं उनको पता है कि पूछता है एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता की सिमिलरिटीज के बारे में और इसकी डिसिमिलरिटीज के बारे में पूछा जाता है। इसमें जिन लोगों का योगदान है, कैसे इसकी डिस्कवरी की गई, कैसे इसका खोज किया गया, इसके बारे में हमारा महत्वपूर्ण तथ्य आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। और जो पीछे हम लेक्चर देख रहे हैं ये कैन्योर का बहुत बड़ा नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। जो लोग इतिहास को बहुत हल्के से पढ़ते हैं वो लोग कैन्योर का नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन कैन्योर को सिंधु घाटी सभ्यता का जो इंटरनेशनल ट्रेड था, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता था, जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस थे, उस रिलेशंस को स्थापित करने में या बताने में प्रोफेसर कैन्योर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन या योगदान माना जाता है। अब हम आते हैं इसकी चीजों के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता जो हुई, इस सिंधु घाटी सभ्यता को कैसे, इसके बारे में पता चला, कौन इसको कैसे, इसके रोल के बारे में, तमाम चीजों के बारे में पता गया। उसमें जो सबसे पहले जो नाम आता है सिंधु घाटी सभ्यता में, ये 1829 की घटना है, 1829। इस डेट को याद रखिएगा, 1829, 1829। तो 1829 में दो व्यक्तियों का नाम आता है। अधिकतर किताबों में एक व्यक्ति का नाम लिखा है, उसमें चार्ल्स मैसन का नाम आता है, चार्ल्स मैसन। और जो दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था जेम्स ब्रिक। तो जेम्स ब्राउन
दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था जेम्स ब्राउन। एक्चुअल अब इनके चार्ल्स मैसन और जेम्स ब्राउन के बारे में आपको बता रहा हूं कि जो ये दो व्यक्ति हैं मैसन और ब्राउन, तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या। एक्चुअली जो चार्ल्स मैसन थे इनका ये नाम नहीं था, इनका नाम था जेम्स लेविस, ठीक है। और जेम्स ब्राउन का जो नाम था वो था रिचर्ड पॉटर। तो हुआ क्या कि चार्ल्स मैसन ने जो बंगाल आर्मी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 1822 में जेम्स लेविस जो थे और इसके साथ में इनके जो दूसरे पार्टनर थे रिचर्ड पॉटर, इन लोगों ने बंगाल आर्मी को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद कुछ रीजन हो गया, किसी कारण से बंगाल आर्मी से इनका जो है कुछ डिस्प्यूट हो गया, कुछ विवाद हो गया। और इस विवाद होने के कारण इन लोगों ने क्या किया, बंगाल आर्मी को छोड़ दिया। तो बंगाल आर्मी ने इनके खिलाफ जो है कुछ वारंट जारी कर दिया, कुछ इशू इनके साथ में हो गया। तो इन लोगों ने ये लोग अंडरग्राउंड हो गए और अपनी पहचान छुपाने के लिए इन लोगों ने अपने नाम को बदल लिया। तो जो जेम्स लेविस थे वो हो गए चार्ल्स मैसन और रिचर्ड पॉटर जो थे ये हो गए जेम्स ब्राउन, ठीक है। तो इन लोगों ने नाम बदल दिया और चूंकि इनका इंटरेस्ट जो था ये इनका ट्रैवलिंग बहुत बड़ा इनका इंटरेस्ट था, पूरे भारत को घूमना या देखना या समझना इनका एक इंटरेस्ट हुआ करता था। तो इन लोगों ने घूमने का डिसीजन किया। और इसी क्रम में 1829 में, हालांकि जो जेम्स ब्राउन का नाम नहीं आता है जल्दी अधिक किताबों में, ठीक है ना, लेकिन चार्ल्स मैसन का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1829 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा की यात्रा किया। हड़प्पा की 1829 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा की यात्रा किया। और इस यात्रा क्रम में वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस माउंड को देखा। हड़प्पा का जो माउंड था, जो टीला था, उन्होंने इस टीलों को देखा। और इस टीले को देखने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया, उनको हड़प्पा का टीला जो देखा उन्होंने, तो हड़प्पा का टीला देखने के बाद उनको ये लगा कि ये जो टीला है, ये जब सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में जब उस एरिया पर अटैक किया था पंजाब के क्षेत्र में, तो उनको ये लगा कि ये जो क्षेत्र है, जो माउंड है, जो टीला है, सिकंदर ने जब इंडिया पर अटैक किया तो उस अटैक करने के समय उसने इस शहर की स्थापना किया। इसकी ओपिनियन थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो उस एरिया का उसने काफी सर्वे किया। पंजाब में ये एरिया है, पंजाब के बाद ये बलूचिस्तान जाता है, इसके बाद अफगानिस्तान में जाता है। तो पूरी की पूरी जो एरिया है वो जो है महत्वपूर्ण साइट से पटी हुई थी। तो पूरा का पूरा उसने एक्सपीरियंस, जिस एरिया को उसने ट्रैवल किया, देखा, समझा, तो उसने एक किताब लिखी है चार्ल्स मैसन की, बहुत महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। 1842 में चार्ल्स मैसन ने अपनी किताब को प्रकाशित किया। उस किताब का नाम है नैरेटिव ऑफ द वेरियस जर्नी बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब। ये किताब का नाम है नैरेटिव ऑफ द वेरियस जर्नी बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब। ये किताब 1842 में प्रकाशित हुई, अब्रॉड से प्रकाशित हुई। लेकिन इस किताब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडियन हिस्ट्री में माना जाता है। ये माना जाता है कि इस किताब को पढ़ करके ही कनिंघम, जो कि बहुत बड़ा कनिंघम का नाम है, कनिंघम ने के अंदर जो इंटरेस्ट हुआ कि हमको इस एरिया की जर्नी करनी चाहिए। अब चार्ल्स मैसन का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन हिस्ट्री के लिए या इंडियन आर्कियोलॉजी के लिए बहुत ही बड़ा है। ये पहला ऐसा, चार्ल्स मैसन एक पहला ऐसा व्यक्ति था जो कि पहले सोल्जर हुआ करता था। मैं आप कह सकते हैं कि भगोड़ा सोल्जर था। इसने उस एरिया की करीब 50 बुद्धिस्ट साइट्स का पता लगा, 50 बुद्धिस्ट साइट्स का उसने करीब उसने पता लगाया। और उसने पहली बार भारत में जो कॉइन्स यानी सिक्कों को लेकर के बड़ा इंटरेस्ट लोगों का है, करीब उसने 47,000 कॉइन्स का कलेक्शन किया वो अपने इसमें एक्सपीरियंस में। और जो कॉइन्स का उसने कलेक्शन किया वो पूरे के पूरे जो कॉइन्स फैले हुए थे वो पंजाब से लेकर के जो पाकिस्तान का पंजाब है, इसके बाद जो अफगानिस्तान है, उस एरिया में फैले हुए तमाम कॉइन्स का उसने कलेक्शन किया। और जो कॉइन्स हुआ करते थे वह यमन, शक और कुषाणों के जो है कॉइन्स हुआ करते थे।
आपको पता होगा कि जो कुषाणों की जो प्रारंभिक हिस्ट्री है, जैसे कि जो हमको इंफॉर्मेशन मिलती है इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में और कुषाणों के बारे में, जो महत्वपूर्ण सूचना हमको मिलती है वो क्वाइंस के द्वारा ही मिलती है। जैसे विम कैटफिशस है, कैटफिशस है, और कनिष्क के भी बारे में जो महत्वपूर्ण सूचना मिलती है हमको क्वाइंस के द्वारा मिलती है। और इंडो ग्रीक जो रूलर्स हुए थे उनके भी बारे में हमको महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। तो वो जो हिस्ट्री लिखी गई वह वास्तव में जो इसने कलेक्शन किया था, इसके कलेक्शन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसके के बारे में बहुत ही कम हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। इसने 50 से ज्यादा बुद्धिस्ट साइट्स का पता लगाया। इसका जो कलेक्शन था, क्वाइन कलेक्शन जिसे कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स इंग्लिश में कहा जाता है, इसका बड़ा भी अपने आप में कलेक्शन माना जाता है। और इस प्रकार से चार्ल्स मैसन वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द माउंट्स ऑफ द हड़प्पा। तो हड़प्पा के माउंट को खोजने में जिस व्यक्ति की बहुत बड़ी भूमिका थी, उस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद जो दूसरा व्यक्ति है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम का बहुत बड़ा योगदान इंडियन हिस्ट्री में माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम, मैंने आपको बताया था कि जो चार्ल्स मैसन की बुक थी, जो किताब थी, जब प्रकाशित हुई तो उस किताब को पढ़ करके ही इनका इंटरेस्ट जो है इस एरिया को सर्च करने के लिए या पता करने के लिए हुआ। अब अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे का रोल जो है बहुत से मामलों में, इसमें से कुछ मिसकॉन्सेप्शन भी है, जिसके के बारे में मैंने आपको बताया था। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वह ब्रिटिश जो बंगाल आर्मी हुआ करती थी, ब्रिटिश आर्मी में एज ए इंजीनियर इनरोल्ड हुए थे। ही वॉज द मेजर जनरल, आर्मी में इनको अपॉइंट किया गया था, लेकिन जो इंजीनियर्स की ब्रांच होती है इनको डिप्यूट किया गया था और उसमें इनको मेजर जनरल तक की रैंक मिली थी। तो टेक्निकली बाय प्रोफेशन ही वॉज द इंजीनियर, एंड बिकॉज ही वॉज द पोस्टेड इन द आर्मी, देन ही वॉज प्रोमोटेड एज द मेजर जनरल ऑफ द इन आर्मी। इसके बाद इनका एक मैं कनिंघम के बारे में बता रहा हूं कि अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में कि इनकी मुलाकात बंगाल में, आपको पता है जेम्स प्रिंसप का नाम बहुत बड़ा है, जिन्होंने की ब्राह्मी लिपि को डिसाइफर करने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जेम्स प्रिंसप का, जिन्होंने पढ़ा इस चीज को। और तो इनकी मुलाकात जेम्स प्रिंसप से होती है। तो जेम्स प्रिंसप जो थे, इनसे इनका डिस्कशन काफी महीनों तक चलता रहा। तो आर्कियोलॉजी की तरफ कनिंघम का जो इंटरेस्ट हुआ वो जेम्स प्रिंसप के ही कारण हुआ। तो जेम्स प्रिंसप का भी योगदान बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद फिर ये पूरी तरीके से जब ये आर्मी से रिटायर होने के बाद इन्होंने पूरा अपना जीवन जो है आर्कियोलॉजी को ही दिया। इसमें जिन लोगों का जिन्होंने एक्सकेवेशन, इनका बहुत जगहों पर भारत में उन्होंने खुदाई करवाई, और पहले ऐसे भारत की व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत से साइट्स को एक्सकेवेट करवाया। उसमें से सांची का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, भरहुत का नाम है, संकिसा जो है एक बुद्धिस्ट साइट है जहां पर कि महात्मा बुद्ध ने ट्रैवल किया था, और ये संकिसा है फर्रुखाबाद में। और इसके अलावा गया का भी इन्होंने एक्सकेवेशन करवाया था। तो मैंने बताया कि सांची है, भरहुत है, संकिसा है, इन चीजों का इन्होंने एक्सकेवेशन करवाया। 1861 में ही वॉज द अपॉइंटेड एज द आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया। तो 1861 में इनको भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर नियुक्त किया गया। यहां पर बहुत से स्टूडेंट को यह समझ में आता है कि 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना नहीं हुई थी। बहुत से किताबों में गलत लिखा हुआ है कि 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना नहीं होती है। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम वाज अपॉइंटेड एज द सर्वेयर ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया का गठन किया गया और इसमें इनको अधिकारी नियुक्त किया गया। फिर 1870 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। इसको अंतर दोनों को करिएगा। 1870 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है और इसके यह पहले डायरेक्टर जनरल बनाए जाते हैं। तो इसीलिए इनका जो कंट्रीब्यूशन है आर्कियोलॉजी में वो बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसीलिए इन्हें
भारत में आर्कियोलॉजी का पिता कहा जाता है, बिकॉज द कंट्रीब्यूशन इन द आर्कियोलॉजी, ही इज द एक्सेप्टेड एज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया। इनको भारत में आर्कियोलॉजी का पिता कहा जाता है या फादर कहा जाता है। तो 2-3 तथ्य मैंने आपको बताया, इसमें अंतर करिएगा कि सर्वेयर, आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया अलग है, 1861 में स्थापना हुई थी और इनको अधिकारी नियुक्त किया, इनको सर्वेयर अपॉइंट किया गया था। 1870 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है और इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल यानी डीजी इनको बनाया जाता है। इसके बाद 1875 मैंने आपको बताया था कि इन्होंने भारत के बहुत से महत्वपूर्ण स्थलों की खुदाई किया था। उसमें भरहुत का नाम है, सांची का नाम है, संकिसा का नाम है, इसके अलावा गया का नाम है। इन जगहों पर इन्होंने एक्सकेवेशन या खुदाई करवाई थी। ये जो 1874-75 में यह रिपोर्ट इनकी जो पब्लिश हुई, जो उन्होंने एक्सकेवेशन करवाया था, खुदाई करवाया था, ये सारी रिपोर्ट जो है ये प्रकाशित होती है ब्रिटेन से, लंदन से ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है। और ये जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई तब पूरे विश्व को यह पता चला, पूरे दुनिया को पता चला कि वास्तव में भारत में 1875 के अराउंड ही पूरे विश्व को ये पता चलने, ब्रिटेन को लोगों को या रेस्ट ऑफ द जो भी पढ़ा लिखा आदमी था, जो हिस्ट्री में रुचि रखता था, ऐसे लोगों को ये पता चला कि भारत में एक प्राचीन साइट्स का पता चला है। लेकिन एक चीज बहुत सावधानी से आपको समझने की जरूरत है कि अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा को एक बुद्धिस्ट साइट मानते थे। उनका ये मानना था कि ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण साइट्स है। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था कि इन चीजों के बारे में आपको जानने का गठन किया गया। ठीक है। और इसके बाद जो अगली जो टाइमिंग आती है जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन इनका है अलेक्जेंडर कनिंघम के। हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम के पहले एक व्यक्ति और भी नाम है जिनको मैं आपको मेंशन करना भूल गया था। 1833 में अलेक्जेंडर बर्न्स का नाम आता है, अलेक्जेंडर बर्न्स। तो 1833 में मैंने बताया था कि अगर कनिंघम के पहले जो इनका कंट्रीब्यूशन है चार्ल्स मैसन का, उन्होंने 1829 में उन्होंने यात्रा किया था और अलेक्जेंडर बर्न्स ने जो यात्रा किया 1833 में यात्रा किया था। और अलेक्जेंडर कनिंघम का जो कंट्रीब्यूशन है उन्होंने इनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया कि मैंने कई बार यात्रा किया, 1853 में जर्नी किया, 56 में किया, 72 में किया, मतलब 3 बार इन्होंने कुल मिला करके इसको यात्रा किया। और फिर मैंने आपको बताया कि जो इन्होंने यात्रा किया, जो एक्सकेवेशन कराया, उसकी रिपोर्ट जो है इन्होंने प्रकाशित 1875 में ब्रिटेन के एक बहुत बड़े समाचार पत्र में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को उन्होंने प्रकाशित किया। तो ये कंट्रीब्यूशन इनका है। तो 1833 में बर्न्स का नाम है, फिर 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम का कंट्रीब्यूशन है। और इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इनकी रिपोर्ट 1875 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है 1872 में, इस रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ, लंदन से भी प्रकाशित हुआ, भारत से भी प्रकाशित हुआ। और यह रिपोर्ट अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और जो सील प्राप्त हुई और इन्होंने बाकायदे डिसाइफर किया और इससे क्लियर हो गया, दुनिया को पता चला कि भारत में एक महत्वपूर्ण साइट्स प्राप्त हुई है जो कि बुद्धिस्ट साइट माना गया। इसको मैंने आपको पहले ही बताया है। इसके बाद 1853 के बाद एक व्यक्ति का और भी है, वो है लांगरवर्थ डैम्स। ठीक है ना, लांगरवर्थ डैम्स 1884 से लेकर के 1886 में मिस्टर लांगरवर्थ डैम्स जो है यहाँ पर विजिट करते हैं। तो लांगरवर्थ डैम्स जो थे, जिन्होंने विजिट किया था, इनको भी एक सील मिली थी और वो सील जो है बुल वाली जो सील है इनको प्राप्त हुई थी। और इनका भी ये मानना था कि जो हड़प्पा की सभ्यता है एक यह बुद्धिस्ट साइट है, यह एक बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण एक केंद्र है। इसके बाद जो 1884 के बाद फिर दूसरा नाम आता है 1902 तो बड़ा कंट्रीब्यूशन 1902 का है। 1902 में आपको पता है कि भारत में लॉर्ड कर्जन का आगमन होता है भारत में, और कर्जन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करवाई। ASI से आज जिसको जानते हैं, आज भी ASI को जाना जाता है। तो विधिवत रूप से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करने में
लॉर्ड कर्जन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने करवाई? तो लॉर्ड कर्जन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करवाई थी, और उन्होंने जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया डीजी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करने के बाद, इसके जो डायरेक्टर जनरल बनाए गए वो बनाए गए सर जॉन मार्शल। और सर जॉन मार्शल का इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि भारत की जो प्राचीनतम जो सभ्यता हमारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसको एक्सकेवेशन करवाने में, इसकी खुदाई करवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सर जॉन मार्शल का जो टेन्योर था बहुत लंबा था, 1902 से लेकर के 1928 तक, 1928 तक बहुत लंबा इनका है। और अभी मैंने बताया कि इनके सुपरविजन में ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। इसके अलावा इन्होंने तक्षशिला की भी खुदवाई कराई। तक्षशिला जो कि भारत के अतीत का, भारत के गौरव का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है, हमारी संस्कृति का, और तक्षशिला एक विश्वविद्यालय के लिए भी फेमस है। तो तक्षशिला की एक्सकेवेशन भी, खुदाई जो करवाई गई थी, वह इनके ही सुपरविजन में करवाई गई थी। और तक्षशिला म्यूजियम जो कि आज भी है, उसको स्थापित इन्हीं के सुपरविजन में करवाया गया था। तो 1902 का जो कंट्रीब्यूशन में, उसमें मैंने सर जॉन मार्शल के बारे में बताया कि सर जॉन मार्शल जो है ASI जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा स्थापित किया गया था, उसमें उन्होंने उसके डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे, और 1902 से लेकर के 1928 में इनका कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा मैंने बताया कि जो एक्सकेवेशन में जो इनका कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो खुदाई करवाई गई थी वह इन्हीं के सुपरविजन में करवाई गई थी। इसके अलावा तक्षशिला की भी खुदाई करवाई गई। इसके बाद सांची और सारनाथ, जो कि पहले भी खुदाई करवाई गई थी, लेकिन दोबारा फिर से री एक्सकेवेट करवाया गया इनके समय में। इसके बाद 1912 की चर्चा हम लोग करते हैं। 1912 में जो है अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1912 में जो कंट्रीब्यूशन है वो है जॉन एफ फ्लीट। फ्लीट जो इतिहास पढ़ते होंगे, 1912 में हड़प्पा की जो विजिट करने वाले व्यक्ति थे, फ्लीट, मिस्टर फ्लीट। फ्लीट ने जो जर्नी किया, जो यात्रा किया, वो उन्होंने हड़प्पा की जर्नी किया, और इनको भी, उनको 3 सील प्राप्त हुई, वहां से 3 मुहर इनको प्राप्त हुई। और ये जो ओपिनियन, इनका भी ये ओपिनियन था, फ्लीट का भी, कि यह जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट साइट मानी जाती है। और अगला जो व्यक्ति महत्वपूर्ण है, 1917 की मैं आपको बात कर रहा हूं। इनका नाम है हीरानंद शास्त्री। तो हीरानंद शास्त्री को भेजा गया था, इसको सर जॉन मार्शल ने ही सर्वे करने के लिए भेजा वहां पे, कि आप पता लगाइए कि वहां की चीजें, कंडीशंस क्या है, बिकॉज ही वॉज द वेरी गुड सर्वेयर। ये बहुत बड़े सर्वेयर थे, चीजों को सर्वे करना, देखना, समझना। तो हीरानंद शास्त्री ने 1917 में हड़प्पा की विजिट किया, और विजिट करने के बाद यह कंफर्म किया कि हड़प्पा एक बुद्धिस्ट साइट नहीं है, बल्कि हड़प्पा एक जो है नॉन बुद्धिस्ट साइट है। तो इसको, जैसे कि अभी तक जितने भी लोग वहां विजिट किए, सभी लोग वहां, इंक्लूडिंग कनिंघम का ये मानना था कि जो हड़प्पा सभ्यता है, जो हड़प्पा का माउंट है, ये बुद्धिस्ट साइट है। लेकिन इस तथ्य को गलत साबित करने में हीरानंद शास्त्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस व्यक्ति ने पहले यह बताया कि हड़प्पा की सभ्यता, जो हड़प्पा है, एक नॉन बुद्धिस्ट साइट है, इसको पता करने में। तो इन्होंने कनिंघम की विचारधारा को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। ये बताया कि यह पूरी तरीके से एक नॉन बुद्धिस्ट साइट है, और इन्होंने बताया कि यह कोई भी साइट हो सकती है, लेकिन बुद्धिस्ट साइट नहीं है। विधिवत अध्ययन करने के बाद इन्होंने इस चीज को बताया। फिर टाइम आती है 1921 में, 1921 की घटना है, कि आपको पता है कि जब ये क्लियर हो गया कि ये नॉन बुद्धिस्ट साइट है, और बहुत से लोगों ने सर्वे इस एरिया का कर लिया था। 1829 में चार्ल्स मैसन ने विजिट किया, और सबसे अंत में हीरानंद शास्त्री ने इसका विजिट किया। और इस करने के बाद इतना मटेरियल हो गया था कि इसकी आसानी से खुदाई करवाई जा सके। अंत में 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम शाही ने इसका खुदाई करवाई थी। और सर जॉन मार्शल के साथ में एक व्यक्ति का नाम और भी आता है, जिसके के बारे में आप लोग नहीं पढ़ते हैं, वो है कर्नल मैके। तो कर्नल मैके और सर जॉन मार्शल का, दोनों लोगों का सुपरविजन था, और दयाराम साहनी के नेतृत्व में इस
हड़प्पा की खुदाई करवाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता कहना अलग है, लेकिन हड़प्पा के माउंड की खुदाई सबसे पहले इनके ही सुपरविजन में करवाई गई। तो मैंने आपको बताया था कि इस पार्ट को मैं 2 पार्ट में करूंगा। पहला है डिस्कवरी और दूसरा है एक्सकेवेशन। आपकी किताबों में डिस्कवरीज के बारे में क्वेश्चन नहीं मिलता है या इसके बारे में डिटेल से नहीं है। मैंने इसको बहुत देखा है और डिस्कवरी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 3, 4, 5 क्वेश्चन यहां से आ चुके हैं। तो मेरा जो फोकस है वह उसी को फोकस करना है कि जिस पर की किताबों में आपको नहीं मिलता है या जो रेयर चीजें हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली जो सीरीज हमारी है वो है 2 चीजों से जुड़ी हो सकती है। एक है, पहला है डिफरेंट नेम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि छोटी सी टॉपिक हो सकती है, और इसके बाद एक्सकेवेशन का नंबर आता है, यानी खुदाई में भी बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है। जैसे मैंने बताया कि 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाई गई थी। इसके बाद जो लोग गंभीर नहीं पढ़ते हैं उनको लगता है कि 21 में खुदाई करने के बाद एक काम बंद कर दिया गया, जो कि पूरी तरीके से गलत है। 21 के बाद लगातार खुदाई करवाती जा रही, सन 2000 तक लगातार खुदाई करवाती रही। जो सिविल सर्विस के जो क्वेश्चंस आते हैं इनके एक्सकेवेटर्स के नाम से आते हैं कि बाद में जो खुदाई करवाई गई उसमें कहां, जैसे कैन्योर का जो लेक्चर है आपके पीछे चल रहा है, कैन्योर का ये जो लेक्चर है आपका चल रहा है, तो ये जो लेक्चर है कैन्योर का, ये इसी के बारे में, मतलब स्टील के बारे में जो क्वेश्चन है, यूनिकॉर्न स्टील के बारे में आपको बताऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो थी ये चीजें क्या थी और कैसे थी। ठीक है, तो ये है, ये सील्स के बारे में क्वेश्चन है जो कि आपको मैं बता रहा हूं। ये है, अलग अलग चीजों के बारे में है। ये आगे मैं बताऊंगा इन चीजों के बारे में एक वीडियो के द्वारा कि क्या कंट्रीब्यूशन है। तो प्रोफेसर कैन्योर का बहुत बड़ा नाम, ये शिकागो में दिया हुआ, अमेरिका में दिया हुआ उनका लेक्चर है, जो कि इन चीजों को बताया जाता है। इनका लेक्चर है, इसके जो पीछे आपके चल रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट मैं आगे आपको बताऊंगा अलग जो माउंड का कैसे है इसको। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा सा लेक्चर है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी नाम आपने बताया मैंने, इस लेक्चर को धीमा कर लीजिएगा, और जो डेट मैंने बताया, जो कंट्रीब्यूशन बताया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।